महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। सांगली में मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। कुदरत का क्रोध झेल रहे सांगली और महाड में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। महाड में लोगों के घर उजड़ गए हैं। दूसरी तरफ सतारा में एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करने में जुटी हुई हैं। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 24 टीमें, एनडीआरएफ की 4 सेना और नेवी की 7-7 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। आपके सामने कुदरत की मार की ये 5 तस्वीरें, जिनके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह से तबाही हुई है। अगर आप चौथी तस्वीर को देखेंगे, महाड महाराष्ट्र की जो है, लोग आपको रोते बिलखते हुए दिखेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस तबाही में। बीते 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और महाराष्ट्र में जिस तरह से बाढ़ आई है, कई ऐसे इलाके हैं जो पानी पानी हो चुके हैं, शहर डूब गए हैं और मकानों में लोग खुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रकृति का प्रकोप झेल रहे चिपलून का दौरा किया। उन्होंने चिपलून के बाजार में हुए नुकसान के बारे में लोगों से जानकारी ली। इससे पहले उद्धव ने बाढ़ के हालात पर अफसरों के साथ बैठक भी की। और ये तस्वीरें आप देखिए, चिपलून पहुंचे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जहां पर उन्होंने जायजा लिया और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश की ताकि उनका समाधान हो सके और उन तक राहत पहुंचाई जा सके। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सांगली के वालवा और शिरगांव दोनों ही इलाके पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। मकानों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। सांगली में मंदिर पूरी तरह से पानी में समाया दिख रहा है। वहीं खेतों में भी कई फीट पानी भरा है। सांगली में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और न्यूज़ 18 की टीम भी एनडीआरएफ के साथ मौजूद है। ये तस्वीर देखिए आप, पूरा का पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। पेड़ डूब गए हैं, मकान डूब गए हैं, घरों में रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं बची है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं और अब भी वहां पर लगातार बारिश हो रही है। ये देखिए एनडीआरएफ की टीम किस तरह लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जिस शहर में सड़कें होती थी और सड़कों के ऊपर गाड़ियां दौड़ती थी, उससे सड़क का ये हाल, जहां पर अब नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। किस तरह से घर डूबे हुए हैं, इन लोगों की तकलीफों को समझने की कोशिश कीजिए कि उनको आखिर कितनी तकलीफ हो रही होगी, जहां पर पूरा शहर पानी पानी हो चुका है, उनके रहने के लिए जगह नहीं बची है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, जो ऊंचे एरिया है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हम कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बाढ़ का आलम यह है कि नदी की चपेट में जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं। केवल और केवल बर्बादी का आलम और तबाही का आलम दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। केवल ऊंची जगह जो आपको किनारे पे दिखाई पड़ रही हैं, उन ऊंची जगहों पर कुछ लोगों को अभी छोड़ा गया है जो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं और खासतौर पे जानवर जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए। कुछ लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे सामने जो वहां पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंचाई पर ठहराए गए हैं और स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं, क्योंकि कृष्णा नदी में कोयना डैम का जो पानी आता है वो सीधे तबाही की असल वजह बना हुआ है। लगातार जो कोयना डैम से पानी छोड़ा जा रहा है वो लगातार कृष्णा नदी में आता है और उसी की वजह से ये सैलाब जो है वो बरसात रुकने के बाद भी जारी है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात हैं इसमें तकरीबन कितने गांव और कितने लोग जो हैं वो चपेट में आए हैं और अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति क्या है? यहाँ पर वलवा तहसील प्लस इसका एक गांव है सिरगांव, जो कि जो है इस बाढ़ की चपेट में ज्यादातर आए हुए हैं। सिरगांव में लगभग 1000 से 1200 लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें से अभी तक हमने 2 दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 23 तारीख और 24 तारीख में, और 25 तारीख में आज भी कंटिन्यू है। अभी तक हम 700 से और 800 के बीच में लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं और आज भी हमारा ये ऑपरेशन जारी है। और जब तक ऑपरेशन जारी रहेगा, जब तक हर एक आदमी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए, तब तक हम लोग लगातार अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। रेस्क्यू करके अभी लाए गए हुए लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचा कर लाया गया है। वालवा का इलाका हो, शिरगांव का इलाका हो, वहां से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। पूरा इलाका
जो है वो जलमग्न हुआ है और ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखें यहाँ की तस्वीरें, यहाँ से आपको, क्योंकि ये शुरुआती हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं, वालवा का इलाका, शिरगांव का इलाका खास तौर पे जो कृष्णा नदी से लगा हुआ हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो पेड़ हैं, जो खंबे हैं, जो लाइट के खंबे हैं, वो तक जो है पूरी तरह से डूबे हुए हैं और घर, दुकान, मकान, जमीन, सारी चीज़ें, खेती तक सबकी तबाही सिर्फ कृष्णा नदी में आई हुई इस उफान की वजह से है। कृष्णा नदी में जो सीधे तौर पर कोयना डैम से छोड़ा गया हुआ पानी है वो परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि कोयना डड्डी से डैम से छोड़ा गया हुआ पानी सीधे कृष्णा नदी में पहुंचा और वालवा का इलाका और शिरगांव का इलाका ये जो है कृष्णा नदी के मुहाने पे है। लिहाजा सबसे पहले यही दोनों जो हिस्से हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, पूरी तरह से डूबे हुए हैं और ज़्यादातर लोग जो ऊंचाई के हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर कुछ जानवरों को बांधा गया है और ज़्यादातर लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है। एनडीआरएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। 800 लोग जो है वो बाहर निकाले जा चुके हैं। जो महिलाएं हैं पहले उन्हें, फिर बच्चे और इसके बाद वृद्ध, और साथ ही साथ जो है अब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें निकाले जाने की कवायद जारी है। इस सैलाब में जिंदगी का संग्राम है और तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भर गया। सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में 100 कैदियों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। और ये देखिए जेल के अंदर की ये तस्वीर है जहां पर कैदियों को रखा जाता है और अभी वहां 300 कैदी थे, जिनमें से 100 ऐसे कैदी हैं जिनको बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। पास में ही एक स्कूल है कहा जा रहा है, वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। अब जेल प्रशासन के लिए ये बाढ़ चुनौती बन गई है, क्योंकि आखिर जहां पर कैदियों को रखा जाता है वहां पर अब पानी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अंदर तक पानी भरा हुआ है। उधर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने रायगढ़ का दौरा किया। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान नारायण राणे ने लोगों की मदद का भरोसा दिलाया, वहीं फडणवीस ने पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उन्हीं के साथ नारायण राणे दोनों यहां पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। रायगढ़ में यहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो मकानों में ही अंदर ही फंसे रह गए। सरकार की मदद मैं आने के पहले भी आई है, तो अभी मुझे भेजा गया हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने। उन्होंने कहा जाइए देखिए और वहाँ के लोगों की कुछ समस्या होगी तो मेरे पास आप उसका रिपोर्ट दीजिए। मैं आया, देखा कि ये जो पूरी तरह से जो लोगों के घर थे वो सब जमीन में गाड़े गए, जमीन में गए हैं, लोग भी गए। तो ये सब निकालने का काम चालू। अभी खाली 44 ये बॉडीज मिली है और भी उतने ही मिलना बाकी है। यहाँ से 2 किलोमीटर तक एक बॉडी मिली है, ऐसा पुलिस लोग ने कहा। तो ये जांच शुरू है। प्रवीण दरेकर जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया। 3 किचन भी चालू किए हैं, लोगों को खाना देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ रायगढ़ में उन्होंने जायजा लिया और इसकी रिपोर्ट अब वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे ताकि वो आगे उचित कदम उठा सके। वहीं महाराष्ट्र के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 44 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 36 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह वहां पर पानी भरा हुआ है, अंदर घरों में सामान एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। लोगों को तकलीफें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है कि वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। और दूसरी तस्वीर में किस तरह ट्रक पलटा हुआ दिख रहा है, उसी के साथ नीचे एक पेड़ भी दबा है। ये तबाही का मंजर है महाराष्ट्र में, जहां पर बारिश ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
किस तरह की तबाही है, आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है। हम इनसे पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आप भी बताइए कि कौन आपके यहाँ से, आपके कौन से रिलेटिव की यहाँ पर जान गई और किस तरीके से, कब, कहाँ थी? मेरे मम्मी पापा गए इधर से, मम्मी का डेड बॉडी मिला, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आने के पहले ही, मैं एक्चुअली अब्रॉड में रहता हूँ, उधर से आते आते हमको लेट हो गया। लेकिन बाकी हमारा पूरा फैमिली, मतलब मेरा पूरा गाँव ही मेरा फैमिली है। टोटल 76 पीपल मिसिंग थे, उसमें से 39 मिले, बाकी के 26-27 अभी भी उनके डेड बॉडीज नहीं मिले। इसमें हमारे पापा भी है, पापा अभी तक नहीं मिले। 3 दिन हो गए, हम सब पूरा गाँव वगैरह सब इंतज़ार कर रहा है। पूरा छोटे छोटे बच्चे अंदर गड़े हुए हैं, बहुत कुछ मुश्किल है। हम नहीं, आपको आपसे बात करने के हम अपने तैयारी में नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। सीएम से मुलाकात हो पाई थी? सीएम से मुलाकात हो पाई, उनको हमने बताया इधर ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। बाजू में भी एक गांव है पारमाची करके, 1996 में उधर भी सेम ऐसा ही हुआ था। इतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन आधा गाँव गया था। उस टाइम में भी प्रॉमिस हुआ था इधर बहुत सारा कि वो गाँव का भी शिफ्टिंग होगा, पुनर्वसन होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारा गांव का प्लीज जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया। तस्वीरें आपने देखी, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है इस बारिश की तबाही में। महाराष्ट्र में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि वहां पर तबाही का मंजर किस तरह का रहा। मकान के मकान ढह गए और कई मकानों के अंदर पानी घुस गया है। लोगों के पास रहने की भी अब समस्या आ पड़ी है, खाने की समस्या उनके पास आ पड़ी है और लोगों कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा, एनडीआरएफ की टीमों द्वारा कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, उनको सुरक्षित, जो फंसे हुए लोग हैं, चाहे वो घरों में फंसे हो बाढ़ की वजह से या फिर भूस्खलन की वजह से, अगर वो मलबे में दब गए हैं तो उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और कई जगह तो ऐसी तस्वीरें हैं कि मलबे से मृत शव निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हुई है। कुदरत की मार से 53 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 99 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले रायगढ़ में 44 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,35,000 लोगों को बचाया जा चुका है। और ये तस्वीर देखिए, ये महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके हैं, महाड़ की तस्वीर है, जहां पर लोग किस तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर भूस्खलन हुआ था जिसकी वजह से कई मकान जमींदोज हो गए और उसी में लोग दबे रह गए। कईयों ने दम तोड़ दिया और अब भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा में भी कुदरत की मार पड़ी है। वहां बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई, कई जगह जमीन खिसकने से लोगों में दहशत है। सतारा में एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां पर जमीन खिसकने के बाद 13 लोग लापता हैं, जबकि 20 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश की वजह से मुंगेली में एक तालाब का किनारा टूट गया और पानी पास के खेतों और गांवों में घुस गया। खेतों में पानी भरने से कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी का तेज बहाव लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। लखीमपुर में नदी किनारे बना एक मकान देखते ही देखते पानी में समा गया। ये शारदा नदी की तस्वीर है लखीमपुर खीरी में, जहां पर नदी के किनारे मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया और लोग वहां पर देखिए किस तरह मौजूद हैं और लोगों में भी दहशत का माहौल है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। इस बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 28 जुलाई को अजय माकन फिर जयपुर आएंगे और इस दौरान सभी विधायकों को वहां मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है।
सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद। और हमारे संवाददाता भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी, तस्वीरों के जरिए अजय माकन तो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है, लेकिन अगर विरोधाभास नहीं होता इस तरह का, तो इतनी मीटिंग, इतनी बैठक करने की नौबत ही ना आ पाती। देखिए, अगर विरोधाभास नहीं होता तो अजय माकन को ये नहीं कहना पड़ता कि सभी लोगों ने फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया। दोनों, वेणुगोपाल और अजय माकन, दोनों इस वक्त जिम्मेदार पदों पर है और यहाँ पर कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विरोधाभास बहुत है, लेकिन एक कामयाबी जिसकी काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कांग्रेस आलाकमान कि किसी तरीके से राजस्थान के मसले पर फैसला करने का अधिकार। जी, तो आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें अब तेज कर दी गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। और यह अंदेशा अब लगाया जा रहा है कि 28 और 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी में गुटबाजी की खबरों से इनकार कर दिया। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि जो भी हाईकमान का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रशांत बेरुआ कांग्रेस विधायक है। प्रशांत जी बताइए, एक तो आप मीटिंग में गए हैं, आपको भी बुलाया था, आपसे कोई व्यक्तिगत बात भी हुई है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, एक हाई टी का था, सबके चेहरे खिले हुए थे, बारिश का मौसम है। आई थिंक जल्दी अच्छी खुशखबरी आएगी। आई थिंक मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियाँ वो भी जल्दी होंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। सो कॉल्ड जो ग्रुप बताते थे, ऐसा नहीं, सबको साथ लेके आलाकमान इस पूरी मंशा बनाया हुआ है। जिस तरह से जब यहाँ संगठन का विस्तार हुआ था, तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सबको जगह मिल जाएगी। आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल? नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई उम्मीद नहीं। मैं तो अभी पावरफुल एमएलए हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ, सीखने को मिल रहा है मेरे को, इसी में मैं खुश हूँ। अब जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा था, सचिन गहलोत वर्सेस पायलट, आपको क्या लगता है कि उस पर विराम लगेगा? हाँ, 100% लग गया। वही मैं बता रहा हूँ। मैं खुद 10 मिनट पायलट साहब से बात करी, जिले के लिए बात करी आराम से। सब इंटरेक्शन एक साथ बैठे थे, बहुत बड़े इंटरेक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस विधायक रामलाल जाट हमारे साथ हैं और अभी मीटिंग से निकले। रामलाल जी, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? मीटिंग में वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी से चर्चा हुई आपस में चाय नाश्ते के दौरान, और संगठन में बहुत जल्दी खुद अजय माकन जी आकर 1-to-1 बात करके जिले वाइज फिर जल्दी फाइनल करने के लिए कहा गया। माकन जी ने कहा सारा फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया गया दोनों ग्रुप की ओर से। ये आलाकमान पे तो हमेशा ही फैसला कांग्रेस पे होता है यार, अनुशासन वाली पार्टी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सर्वसम्मति से है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं 1-to-1 एक बार बात करने के बाद ही कुछ कहूँगा। आप भी उस संभावित में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जो फैसला आलाकमान के हाथ में होता है, बस मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वही जाने उनका। और 28 तारीख को कहा था अजय माकन ने वापस आएंगे, सबसे विधायकों से 1-to-1 का। बिल्कुल कहा था, हमारे खुद को भी कहा था, अलग अलग जाके मिलके भी आए, हमारे पास आके मिले। आपको क्या लगता है पूरे इस विवाद पे विराम लग जाएगा जिस तरीके की पहल हुई है, और उससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखो, हमारे से ज़्यादा खबरें आपके पास है। विराम लगना राजनीति में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, कार्यकर्ताओं के कई चीज़ें होती है सामने आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने मैच्योर हैं कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की हैसियत रखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट जी को साथ लेकर चलेंगे? निश्चित रूप से लेकर चल ही रहे हैं, साथ चलेंगे।
और हमारे संवाददाता भवानी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भवानी, कोशिश की जा रही है कि जो अनबन है गहलोत और सचिन पायलट के बीच में उसको खत्म किया जाए, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि थोड़ी बहुत बर्फ पिघली है, ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिली। पार्टी आलाकमान को ये सफलता मिली है कि अब फैसला लेने का अधिकार उनके पास में आया, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से अधिकार उनके पास में है, वो जाएंगे जो फैसला कर लेंगे। एक अंतरिम लिस्ट यहाँ से रात को डिस्कस हुआ था अशोक गहलोत के साथ में, उसके बाद में सचिन पायलट से बात की गई है और जिन जिन विधायकों को लेना था मंत्रिमंडल में उनसे भी बात हुई है। कांग्रेस दफ्तर में भी उन विधायकों को बुलाया गया, खासतौर पर ज़्यादातर पायलट गुट के विधायकों को बुलाया गया, क्योंकि अशोक गहलोत से पहले से बात कर चुके थे। उनसे बात की। निर्दलीय विधायक जिनका अशोक गहलोत चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी बात की गई, फीडबैक लिया गया और अब वो लिस्ट लेकर दिल्ली गए हैं अजय माकन, और दिल्ली में वो सोनिया गांधी को देंगे। और उसके बाद में जो आपत्ति है उसके साथ में आपत्ति साथ में, ऐसा नहीं है कि वो लिस्ट पूरी दे दी गई और जो चाहे फैसला कर लेंगे। अशोक गहलोत के अपने रिजर्वेशन है, सचिन पायलट के अपने रिजर्वेशन। उस लिस्ट में आधे से ज़्यादा पे सहमति है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर दोनों पक्षों को सहमति नहीं है। और ख़ासतौर पर अशोक गहलोत के काफ़ी आपत्तियाँ हैं। वो सचिन पायलट के जो 7 चाहते हैं मंत्री, वो उतने मंत्री नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं 3 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो। दूसरी बात है कि पार्टी आलाकमान पूरा रिसफल चाहता है, वो पुनर्गठन भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल को एक बार डिसॉल्व करके पूरा वापस बना दीजिए, या फेरबदल चाहते हैं कि मंत्रियों को तकरीबन 10 के करीब मंत्रियों को ड्रॉप कराना चाहते हैं। तो ऐसी कई सारे हैं आपत्तियां जिस पर अशोक गहलोत को भी आपत्ति है। तो अब शायद हो सकता हो कि सोनिया गांधी या अशोक गहलोत से बात करें जब ये पूरी लिस्ट पे ले, और उसके बाद में सोनिया गांधी की जब मोहर लगेगी, फाइनल आखिरकार वहीं से होगा। एक बड़ी बात उनके लिए कामयाबी पार्टी आलाकमान के लिए है कि वो उसके बाद में तय करेगी, यानी कि कोशिश जारी है भवानी। बिल्कुल। वहीं बैठक के बाद भले ही कांग्रेस नेता गुटबाजी की खबरों से इंकार करे, लेकिन बैठक से पहले वहां गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह के एक तस्वीर भी सामने आई है। बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे, उनके समर्थकों ने पायलट को सीएम बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। पायलट के लिए ऊर्जावान, शक्तिमान नौजवान, उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा ये चाहते हैं सचिन पायलट को आलाकमान को सीएम बनाना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, हम चाहते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हम आलाकमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने। हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, जब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव, डाणी-डाणी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था, इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी दे, और कांग्रेस को आने वाले टाइम में वापस अगर कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकते हैं तो सचिन पायलट जी कर सकते हैं। सचिन पायलट जी वर्कर आदमी को मौका दिया। गृहमंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह असम राइफल्स के जवानों से मिलेंगे। शिलोंग में गृहमंत्री अमित शाह ने उनके साथ खाना भी खाया। इससे पहले आज सुबह भी कई कार्यक्रमों में अमित शाह ने शिरकत की। शाम को अमित शाह का असम जाने का कार्यक्रम है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जवानों के साथ असम राइफल्स के गृहमंत्री अमित शाह ने खाना भी खाया है और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह। जीतने के लिए पॉजिटिव सोच जरूरी है और कई लोगों का पॉजिटिविटी मंत्र संगीत से जुड़ा हुआ है। इसी पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं अपनी मुहिम लोटोलैंड प्रेजेंट्स जीतेंगे हम, जिसमें शिरकत करेंगी संगीत की दुनिया की कुछ महान हस्तियां और अपने पॉजिटिविटी के मंत्र के साथ साथ अपनी जादुई आवाज में कुछ गाने भी सुनाएंगे। तो देखना ना भूलें लोटोलैंड प्रेजेंट्स जीतेंगे हम, डिजिटल पेमेंट पार्टनर इजी पे।